हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 की बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग सेल कहेंगे। कल मैंने पूछा था कि कौन से चैप्टर आप लोग को स्टार्ट करना है, तो आप लोगों ने बताया कि सर सेल स्टार्ट कर दीजिए। और एक चैप्टर था उसमें जिसमें मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था, तो आप लोगों ने बोला सेल स्टार्ट कर दी, तो उसी के रिमाइंड पे मैं सेल स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेट अगर बात करें तो 3 से 4 क्लासेस में ये आपका ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर, या पहले हम आपको थोड़ा इंट्रो दे दें कि चैप्टर एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले अपना हेडिंग देते हैं सेल। आखिर में सेल ये होता क्या है, सेल के बारे में समझने से पहले सेल होता क्या है ये हम लोग जानेंगे। तो सेल को अगर हम समझने के लिए, तो सेल का हिंदी वर्ड होता है कोशिका। क्या होता है इसका? कोशिका। सेल का हिंदी वर्ड होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका। अगर हम एक चीज़ ये समझना चाहें कि सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं, और जितने भी एक वर्ड में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसे समझेंगे, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सब बना हुआ है एक कंपोनेंट का, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल। अगर बोलते हैं कि हमारा जो बॉडी ऑर्गेनिज्म या हमारा बॉडी जो पार्ट्स है, बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं सब किसके वजह से होता है? सेल के वजह से। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कहने का मतलब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो वापस किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। किसका? सेल का बना हुआ है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो जो लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, जो लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साइटोलॉजी। तो यहाँ पर कह सकते हैं द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड साइटोलॉजी। जो सेल के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। डन। अब यहाँ पे इसका एक बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो सेल का अगर हम बात करें बायोलॉजी के हिसाब से, तो इसका डेफिनेशन क्या हो रहा है कि सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यानी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो किसके वजह से मिला हुआ है? सेल के वजह से। या हम ये भी कहेंगे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, चाहे वो सांस लेना हो या डाइजेशन करना हो, ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है? सेल की वजह से। इसलिए उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी कि पूरे बॉडी का जो फंक्शंस को ये कंट्रोल या मेंटेन करके कौन रखता है? हमारा सेल रखता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं उसको वन बाय वन स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा। अब देखिए, यहाँ से मैंने डेफिनेशन आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सेल को बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म से सब चीज बना हुआ है सेल का। सेल से मिल सब आपस में बहुत सारे सेल कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और ये ऑर्गन जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाता है? आपका ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में मौजूद है, जो कि क्या करते हैं कि हमारे लाइफ को एग्जिस्ट करवाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सेल को जो ना बिल्डिंग ब्लॉक या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी कहेंगे। अब यहाँ पे एक बात अगर हम समझाना चाहें कि सेल को क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और क्यों फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे, तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब क्योंकि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो किसके वजह से हो रहा है? सेल के वजह से, इसीलिए उसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। अगर बात करेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, तो सेल के अंदर जो जितने भी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं वो सबका कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी हम लोग कहेंगे। डन। अब देखिए एक सेल का फिगर यहाँ पे दिया। ठीक है, सेल का फिगर जो है ये हम आगे पढ़ेंगे। एक टिपिकल सेल है, मतलब जो कॉमन होगा आपका इसमें प्लांट्स सेल और एनिमल सेल। हम लोग आगे नहीं, मैं आगे से करूँगा आगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आता है कि सेल को डिस्कवर किसने किया? सेल को डिस्कवर किसने किया? तो सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था इन द ईयर 1665। सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था इन द ईयर 1665। और याद रखिएगा, इनकी जो डिस्कवरी थी वो डेड सेल में थी। किसमें थी? डेड सेल में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ए पीस ऑफ कॉर्क को उन्होंने ऑब्जर्व किया था अंडर हिज माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे बोलिएगा सर ये कॉर्क क्या है? तो स्टेम जो होता है ना, प्लांट का स्टेम, स्टेम का जो आउटर पार्ट को जो कट करते हैं ना, तो वो पार्ट जो निकल के बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्क, या आप जो बोल सकते हैं उसको। ठीक है, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, और वो माइक्रोस्कोप जो था उनका खुद का डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप था। आई मीन कहने का मतलब प्रिमिटिव, ज़्यादा एडवांस्ड नहीं था। तो अपने अंदर वो ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा क्या और पाया क्या कि उसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंट्स। क्या उन्होंने नाम रख दिया? कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट तो छोटे छोटा कमरा, लिटिल लिटिल रूम्स के जैसा। और बाद में इसी चीज़ को क्या रख दिया गया नाम? सेल रख दिया। क्या रख दिया? सेल रख दिया। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि सेल की थी सबसे पहले किसने, रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 अंडर हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, मतलब अपना प्राचीन सा का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा था। ठीक है, अब उसके बाद मैंने ये बताया कि उनको स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दिया, लिटिल रूम्स के जैसे, आप बोल सकते हैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी का छत होता है ना, इस तरीके का फिगर दिखता है आपको, इस तरीके का स्ट्रक्चर को दिखाई दिया छोटा छोटा उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। जब उन्होंने बार्क को क्या किया था माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो बाद में लेटर उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, उन्होंने उनको नाम रख दिया क्या, सेल नाम रख दिया, क्या रख दिया, सेल। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे एक और साइंटिस्ट के नाम उभर कर आएंगे सामने, जिनको बोलते हैं एंटोवन ल्यूनहुक। एंटोवन ल्यूनहुक इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब हम बात करते हैं इन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल में, डेड ऑर्गेनिज्म में हम बात कर रहे थे, सेल को देखा था, इन्होंने लिविंग में क्या किया, सेल को देखा था। तो बस ये आपको नाम याद रखना है, एंटोवन ल्यूनहुक जो थे, और उनका जो माइक्रोस्कोप था कह सकते हैं इम्प्रूव था, मतलब काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल थ्योरी आता है जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सेल थ्योरी होता क्या है। जब भी कोई भी चीज़ का आविष्कार होता है, डिस्कवरी होता है, तो उससे रिलेटेड उसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज बनती हैं। तो वो थ्योरीज की बात करें तो वो थ्योरीज हमारे यहाँ पे बना था किसमें, आपका सेल थ्योरी में। तो ये थ्योरी प्रपोज किसने किया था, दिया किसने, तो यहाँ पे दो नाम आपको दिखे होंगे 1838 में, एक मैथ्यूस स्क्लेडिन है और एक थियोडर स्वान है। जिसको आप चाहो तो इसको एम स्क्लेडिन पढ़ोगे, ठीक है, और एक को टी स्वान पढ़ोगे। ठीक है, एम स्क्लेडिन और टी स्वान दोनों ने क्या किया था, सेल थ्योरी को प्रपोज किया। और पहला थ्योरी क्या कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने हुए किसी के, सेल के बने हुए, किसी के बने हुए, सेल के। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। देन दूसरा थ्योरी क्या था, दूसरा थ्योरी था यहाँ पे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि इटसेल्फ उसका डेफिनेशन ही है। ठीक है, तीसरा एक वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इन्होंने बताया कि जो नए सेल का निर्माण होता है, मान लीजिए कोई न्यू सेल बन रहे हैं, तो नए सेल का जो निर्माण होता है वो पुराने सेल से ही होते हैं, मतलब जो पुराना सेल होगा वही डिवाइड करके न्यू सेल में क्या कर जाएगा, एराइज कर जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी था, ये एग्जाम में पूछता भी है कि ये वाला थ्योरी किसने दिया था, तो आपको याद रखना है वर्च्यू ने दिया था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जिसमें बोलता है क्या, ईच एंड एवरी सेल, जो जनरली जितने भी सेल होते हैं सब एक दूसरे के संपर्क में, मतलब सब एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। तो ईच एंड एवरी सेल इज डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर और शेप और साइज, आप कह सकते हो। ठीक है, जितने भी सेल होते हैं सब एक दूसरे से शेप और साइज में क्या होते हैं, अलग होते हैं। राइट, अब उसके बाद सेल का ज़्यादा आज आपको ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाएंगे, चीज़ आपको धीरे धीरे आराम से पढ़ो, चैप्टर 2 चैप्टर आपको ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से लेके चलना है ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक है, शेप एंड साइज, अब बात करें सेल का शेप एंड साइज क्या होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, कि उनका काम किस तरीके का है, तो सेल का वैसा अपना अपना शेप होता है। ठीक है, तो देखिएगा कुछ शेप जैसे ओवल होते हैं, ओवल कहने का मतलब अंडाकार जैसा शेप होता है। स्पिंडल शेप, स्पिंडल देखिएगा इस तरीके को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्पिंडल का फिगर बना दे रहे हैं, ये स्पिंडल शेप होता है। ठीक है, इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। स्फेरिकल होता है, अब जनरली आपको पता होगा कि सेल जो होता है ना, जनरली उसको मेजर किया जाता है माइक्रोमीटर में, या जिसको माइक्रोन्स बोलते हैं, और एक माइक्रोमीटर के बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर, -6 मीटर। ठीक है, तो ये आप नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये समझिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है क्या, कि जनरली जितने भी सेल है ना, जितने जनरल भी सेल होते हैं सबका साइज राइज करता है, मतलब कि लाई करता है 5 माइक्रोमीटर से लेकर के 15 माइक्रोमीटर के बीच में। ठीक है, और उसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल, यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो आपको याद रखना है पीपीएलओ। क्या रखना है, पीपीएलओ, जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, या उसी को हम लोग माइकोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पीपीएलओ जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और इसका साइज होता है 0.01 माइक्रोमीटर, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है ना उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, और बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि सबसे लंबा सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, तो लॉन्गेस्ट की बात करते हुए ये होता है हमारा नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो हमारे होते हैं बॉडी में होते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो सारा, या कुछ हाथ जल गया तो उसका इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जा रहा है, तो अंदर में नर्व सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सबसे लंबा सेल माना
जाता है। अब बात करें कि सबसे बड़ा सेल होता है किसमें, तो आप बोलोगे किसमें, ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच एग जो होता है सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। और ये जो लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो ये होता है किसमें, आपका ह्यूमन में। किसमें, ह्यूमन में। एग्जाम्पल में आपका नर्व सेल्स आपको दिया गया है, ठीक है। अब सेल नंबर, अकॉर्डिंग टू सेल नंबर, अकॉर्डिंग टू सेल नंबर से दो तरीके के होंगे। कितने तरीके होंगे, दो तरीके के। एक होता है आपका यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिक का मतलब होता है वन, क्या होता है, वन। मल्टी का मतलब होता है मेनी, क्या होता है, मेनी। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल का बना हुआ होगा, यानी कि आप कह सकते हो द ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ वन सेल और सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसमें अगर आप एग्जांपल देना चाहो तो अमीबा दे सकते हो, पैमिसियम दे सकते हो, यूग्लिना दे सकते हो, ठीक है। ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल का बना हुआ होता है, राइट। नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर की बात करें। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो कि एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ होता है। एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ होता है तो उसको हम लोग मल्टीसेलुलर बोलेंगे। तो इसका डिफाइन कैसे करोगे, द ऑर्गेनिजम्स दैट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, दैट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें प्लांट्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, हम अपना ह्यूमन्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग अपना, या आप एनिमल्स का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये सब आपका किस में आ जाएंगे, आपका मल्टी सेलुलर में, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में आने से पहले आपको वो फिगर पे चलना है वापस से, ठीक है। फिगर पे वापस से वो देखना है। देखिएगा यहाँ पे जिसको मैं आउटलाइन करूँगा उस पर आपको ध्यान देना है कि मैं क्या आउटलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, ये ब्लैक वाला जो स्ट्रक्चर, जो इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी से हो। ये जो ब्लैक वाला जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है जो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर वाला पार्ट जो होता है सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। जो येलो वाला स्ट्रक्चर सारा दिख रहा है ना फैला हुआ, ठीक है। फिगर में डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा है तो इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये जो सेंटर में दिख रहा है ये वाला सेंटर में, ये होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है आपका, न्यूक्लियस। तो ये सेल जो होते हैं ना जनरली तीन पार्ट बेसिकली के बने हुए होते हैं। एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड आपका हो गया, आपका बताया मैंने साइटोप्लाज्म, और थर्ड मैंने बताया आपको क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपके वो मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम एक चीज़ और समझे तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेज बोलते हैं, पार्ट्स पाए जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेज। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेज। जो क्या करता है कि ये अंदर का सेल के अंदर जो वर्किंग प्रोसेस है उसको करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे अभी आपको मैं किसका एग्जांपल देते हैं सेल को समझने का। सेल को हम लोग डिनोट करते हैं एक पिज़्ज़ा की तरह, ठीक है। तो पिज़्ज़ा जो होता है, पिज़्ज़ा को अगर हम बात करें तो ब्रेड का जो आउटर बाउंड्री हो गया या आउटर बाउंड्री इसका, ठीक है, आउटर बाउंड्री जो हो गया वो आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके ऊपर सारा जो चीज़ होता है ना, पनीर टाइप का जो होता है वो डाला हुआ जो होता है पनीर, ठीक है, ये चीज़ बोलते हैं, जिस पे वो क्रीमी टाइप होता है तो वो आपका हो गया साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मतलब जेली लाइक होता है, मतलब क्रीम टाइप का आप समझ लो। और उसके उसके ऊपर ओनियन या गार्लिक जो भी वगैरह डाले होते हैं चीज़ जो हम लोग खाते हैं, तो वो सारे चीज़ जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनेज हो गए। क्या हो गए, सेल ऑर्गेनेज। तो बस इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना। उसी के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में जो कि ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। मतलब सेल को डायरेक्ट करने का, डायरेक्शन देने का काम या सेल का वर्क को करने का काम किसका होता है, आपका न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से हम लोग जानते हैं, राइट। अब उसके अंदर मैंने बताया ये भी कि आपका सेल ऑर्गेनेज बहुत तरीके का होगा, तो वो हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज हम आपको बस सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे, थोड़ा बेसिक कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। साइटोप्लाज्म से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो देखा सेल मेम्ब्रेन, इसको मैं बताया कि इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ये कहेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले तो एक नाम से होता है ना, घर में किसी का नाम कुछ और बाहर किसी का नाम कुछ और, तो इसी तरीके से इसका भी है। इसका दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करो या सेल मेम्ब्रेन की बात करो, दोनों का नाम एक ही है, तो कंफ्यूज इसमें होना नहीं है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना जनरली आउटर लेयर होता है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को, प्रोटेक्ट करता है सेल को। तो आप बोल सकते हो द थिन आउटर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इसका काम क्या होता है ये देखो, इट सेपरेट्स द सेल एंड कंटेंट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। मान लो यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेल के अंदर का ये कंटेंट है, तो ये सेल में क्या कर रहा है, बाहर के कंटेंट को, ये बाहर जो कुछ भी होगा और इसको क्या कर रहा है, सेल के कंटेंट दोनों को सेपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर सेल कंटेंट। सेल के अंदर में जितने भी चीज़ होते हैं, साइटोप्लाज्म हो गए, न्यूक्लियस हो गए, सेल ऑर्गेनेल हो गए, सारे को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके साथ साथ क्या करता है, ये सेल को प्रोटेक्ट करता ही है और इसको एक पर्टिकुलर शेप देता है। जैसे अगर हम बात करें पानी को, अगर बात करें, अगर हम उसको एक ढक्कन में रखेंगे, एक ग्लास में रखेंगे, तो ग्लास का शेप ले लेगा। तो एक सेल को जो एक शेप देने का काम होता है ना, वो किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का। अगर वो बाउंड्री से कवर अप नहीं रहेंगे तो उसका शेप कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको एक लिमिटेड एरिया में हो, उसका शेप फिक्स्ड हो, तो इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बैक से लिख दे रहा हूँ कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो इसको आपको ध्यान से समझना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, जनरली इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों। जैसे अगर हम बात बताते हैं, अगर हम लोग मॉल जाते हैं तो मॉल के बाहर देखिएगा गार्ड होते हैं, ठीक है, गार्ड होते हैं जो कि आपका एंट्री में भी आपको चेक करते, ज़्यादातर वो एग्जिट में भी आपको क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि आप जो आपके पास जो बिलोंगिंग्स है, जो आपका चीज़ है, उतना आप परचेज की तो उतना आप सही अमाउंट ऑफ लेके जा रहे हैं या नहीं। तो सिलेक्टेड चीज़ों को या सिलेक्टेड चीज़ों जो कि आपका परचेज किया उसी को लेकर के आपको बाहर आने दे रहा है, जाने दे रहा है, या आप कुछ बैग आप लेकर के अंदर नहीं जा सकते हो, तो सिलेक्टेड चीज़ को आपको वहाँ रखना है, फिर उसके बाद एंट्री होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे समझना है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पे लिए वर्ड समझो, सिलेक्टिवली मतलब समझ गए, सिलेक्ट करना, और परमेबल का मतलब होता है पोर्स। क्या होता है, पोर्स, याद रखिए। और मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया, लेयर। क्या हो गया, लेयर, जिसमें ऐसा लेयर जिसमें पोर्स पोर्स मौजूद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा कि ये क्या करता है, जो भी, अब मान लो एक आपको बात बताते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन का एक चीज़ आप जानोगे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो पोरस होते हैं। पोरस कहने का मतलब हैविंग स्मॉल स्मॉल होल्स, ठीक है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, स्मॉल होल्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो स्मॉल होल्स होते हैं। अब बताओ, सेल जो है अंदर में वो काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो उसको एनर्जी तो चाहिए भाई। बॉडी में हम लोग खाना खाते किसके लिए, जो सेल अंदर में वर्क कर रहा है उसको एनर्जी मिलेगा तभी तो वो काम करेगा ना। तो वो सेल में अगर एनर्जी जाएगा तो उसके लिए कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र होने के लिए उनमें पोर्स, छोटा होल्स होना बहुत ज़रूरी है। आखिर इंटर करेगा कहाँ से, तो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर आने देते हैं और उसको बाहर जाने देते हैं, जिसकी वजह से उसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा गया है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपको कहना क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज ओनली सिलेक्टेड पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज ओनली सिलेक्टेड पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट। ठीक है, अपने जरिए सिलेक्टेड पार्टिकल्स सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही क्या करेगा, अंदर आने और जाने देगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे ये अब सिलेक्टेड पार्टिकल्स जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हैं, ये सबको पास होने देता है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन बना हुआ किस चीज़ का होता है। सेल मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन और लिपिड्स। लिपिड्स क्या है, लिपिड्स ऐसे सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, लिपिड्स ऐसे सब्सटेंस है जो पानी में घुलता नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये जो बना होता है किस चीज़ का, लिपिड्स और प्रोटीन्स का। ठीक है, उसके बाद एक सेल वॉल सुन लो, सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। तो सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल जनरली मौजूद होता है सिर्फ किसमें, आपका प्लांट सेल में। यानी कि अगर हम एनिमल सेल को बात करें और प्लांट सेल की बात करें, ये आपका एनिमल सेल और ये आपका प्लांट सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल में एक एडिशनल लेयर सराउंड करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, और ये एब्सेंस होता है आपका एनिमल सेल में। एनिमल सेल में नहीं होता है। ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और ये भी पोरस होता है, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट इसके थ्रू भी होता है। ठीक है, एक एडिशनल लेयर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करता है या प्रोटेक्ट करता है, उसको हार्ड बनाता है, रिजिड बनाता है। ठीक है,
और ये बना होता है किस चीज़ से, आपका सेलुलोज का बना होता है, किस चीज़ का, सेलुलोज का, ठीक है। और ये सेल वॉल जो होता है वो प्लांट का शेप देता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, और रिजिडिटी कहने का मतलब उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज़ द एंड ऑफ द टुडे टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म हो गए, न्यूक्लियस हो गए और सेल ऑर्गेनेल होगा। मेनली अगर 2 क्लास की बात करें तो आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 क्लास बहुत से बहुत है अगर स्लो ले गए तो, ठीक है। तो आप लोग तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, समझते रहिए। अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप के जरिए हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, वीडियो काफ़ी आराम से बना रहे हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं हम ज़्यादा टॉपिक कंटेंट लेके नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप उसके लिए संपर्क कीजिए व्हाट्सएप पे और अच्छे से पढ़ते रहिए। और कुछ लोग होमवर्क नहीं दे रहे हैं फिर से, तो उनको लिए रिमाइंडर है, आप लोग होमवर्क अपना सबमिट कीजिए। और नहीं तो फिर आजकल में आपको कॉल जाएगा कि आपका होमवर्क क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।